Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture we will study chapter number 9, that is elements of C language, और इसको हम कवर करेंगे अप टू डाटा टाइप्स। जो जो टॉपिक्स इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे उनमें है हमारे पास आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और डाटा टाइप्स। आइडेंटिफायर्स प्रोग्राम के अंदर वो नेम्स जो हम किसी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन या लेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नेम्स आपके आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। आइडेंटिफायर के अंदर हम एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सी कंपाइलर जो है सिर्फ पहले 31 करेक्टर्स को कंसिडर करता है और बाकी जितने भी करेक्टर्स होते हैं उनको वो इग्नोर कर देता है। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर के अंदर जो पहला करेक्टर है वो हमेशा या तो कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। एक आइडेंटिफायर के अंदर आप अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ना ही ब्लैंक स्पेसेस इस्तेमाल होंगे, ना ही कोई स्पेशल सिंबल इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सिमिलरली आपके पास रिजर्व वर्ड्स जो हैं जो एज ए वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते, वो भी आइडेंटिफायर के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकते। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, हमारे पास एक्चुअली दो टाइप्स के आइडेंटिफायर्स हैं, जिनमें सबसे पहले स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। ये वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनका सी के अंदर कोई स्पेशल मीनिंग होता है। इनको हम रीडिफाइन तो कर सकते हैं लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाता। इनकी एग्जांपल में हमारे पास प्रिंटफ है और स्कैनफ है। दूसरे नंबर पे हमारे पास यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। ये वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनको प्रोग्रामर जो है वो मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करता है। नॉर्मली ये डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और प्रोग्राम रिजल्ट्स को भी स्टोर करते हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास एज और मार्क्स हैं। ये एज ए यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। कीवर्ड्स, आपके वो वर्ड्स जिनका सी के अंदर पहले से ही कोई प्री डिफाइंड मीनिंग या प्री डिफाइंड पर्पस है, कीवर्ड्स कहलाते हैं। कीवर्ड्स को ना तो चेंज किया जा सकता है, ना ही उनको रीडिफाइन किया जा सकता है। ये कंपाइलर को कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट करते हैं और हमेशा इनको लोअर केस लेटर्स के अंदर लिखा जाता है। कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी बोल सकते हैं और ये एज ए वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स हैं और वो सारे के सारे कीवर्ड्स आपके पास इस टेबल के अंदर गिवन हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आपके नेम मेमोरी सेल या नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होते हैं, जिनके अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम इनपुट डाटा और कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है, लेकिन उनका जो नेम है वो चेंज नहीं किया जा सकता। आपके पास जितने भी टाइप्स के वेरिएबल्स हैं उनको हमेशा रैम के अंदर क्रिएट किया जाता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, आपका वो प्रोसेस जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को नेम और उसके टाइप स्पेसिफाई करते हैं, वो आपका प्रोसेस जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। सी जो है, सी एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने उसके अंदर वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है तो पहले उनको डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर नहीं करते तो आपके पास एक एरर जनरेट हो जाएगा। किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल्स को किसी जगह पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक कि उस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, उसका नेम क्या है और उसको मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है। हमारे पास उसके बाद इसका सिंटेक्स है, पहले हम डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और नाम के बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इंट मार्क्स जो है ये आपके पास एक वेरिएबल डिक्लेरेशन की एग्जांपल है। उसके अलावा फ्लोट और एवरेज जो है ये भी आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन की एक एग्जांपल है। इसके अंदर इंट और फ्लोट जो है ये आपके पास डाटा टाइप्स हैं, जबकि मार्क्स और एवरेज जो है ये आपके पास वेरिएबल नेम की एग्जांपल्स हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, आपका वो प्रोसेस जिसके अंदर हम डिक्लेरेशन के टाइम ही किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं, वो प्रोसेस आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है। जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है या इनिशियलाइज किया जाता है तो सी कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली उसको मेमोरी एलोकेट कर देता है। अगर हमने किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी या फिर रैंडम वैल्यू होगी और उस वजह से आपके जितने भी कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे रॉन्ग निकलेंगे। सी जो है, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि ये अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स को डिफरेंट कंसिडर करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पाकिस्तान कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा हुआ और एक पाकिस्तान लोअर केस लेटर्स के अंदर लिखा हुआ है, तो कंपाइलर जो है इन दोनों को, तो सी के अंदर इन दोनों को डिफरेंट कंसिडर किया जाता है। इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स के अंदर सबसे पहले आपके पास डाटा टाइप आती है, डाटा टाइप के बाद वेरिएबल नेम आता है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसके बाद वैल्यू को हम सेमीकोलन के साथ एंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंट है, इंट के आगे हमने मार्क्स लिखे हुए हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है और उसके बाद 50 लिखा हुआ है।
तो इसमें इंट जो है ये आपके पास डाटा टाइप है, मार्क्स जो है ये आपके पास वेरिएबल का नाम है, इक्वल्स टू का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है, जबकि 50 जो है ये आपके पास वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर लेटर्स, नंबर्स और सिर्फ अंडरस्कोर हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई करैक्टर इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक वेरिएबल नेम के अंदर जो पहला करैक्टर होता है वो पहला करैक्टर या तो एक लेटर हो सकता है या फिर अंडरस्कोर ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई करैक्टर इस्तेमाल नहीं हो सकता। वेरिएबल नाम के अंदर ना तो कोई ब्लैंक स्पेसेस इस्तेमाल हो सकती हैं, ना ही कोई स्पेशल सिंबल इस्तेमाल हो सकता है, ना ही कीवर्ड या फिर रिजर्व वर्ड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वेरिएबल के नाम के अंदर हम मैक्सिमम 31 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिमेनिंग अगर आप इस्तेमाल करते भी हैं तो सी कंपाइलर क्या करेगा, उन तमाम को इग्नोर कर देगा। एक वेरिएबल जो है ये एट द टाइम सिर्फ और सिर्फ एक डाटा टाइप के लिए ही डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर आप उसको एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स के लिए डिक्लेयर करेंगे तो आपके पास एक एरर जनरेट हो जाएगा। कांस्टेंट, आपकी वो क्वांटिटी जिसे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हम चेंज नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट कहलाती है। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, हमारे पास दो टाइप्स के कांस्टेंट हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट आते हैं, दूसरे नंबर पे करैक्टर कांस्टेंट आते हैं। आपके वो कांस्टेंट जो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे कंसिस्ट करते हैं वो आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाते हैं। इनको फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, जिनमें हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट आते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आते हैं। इनके एग्जांपल में हमारे पास 56 है, -786 है, 5.2 है, ये सारे के सारे न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की एग्जांपल हैं। करैक्टर कांस्टेंट्स, आपके वो कांस्टेंट्स जिनके अंदर सिंगल अल्फ़ाबेट को हम अपॉस्ट्रॉफी के अंदर इनक्लोज करते हैं वो आपके करैक्टर कांस्टेंट कहलाते हैं। करैक्टर कांस्टेंट की लेंथ जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक करैक्टर तक हो सकती है, इससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए को हमने स्टोर किया, ये आपके पास करैक्टर कांस्टेंट की एग्जाम्पल्स हैं। डाटा टाइप, ये इस चीज़ को स्पेसिफाई करती है कि आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर किया जा सकता है, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ की रेंज क्या क्या हो सकती है। ये इस चीज़ को भी डिफाइन करती है कि उसके ऊपर कौन कौन से सेट ऑफ ऑपरेशन जो हैं परफॉर्म किए जा सकते हैं। डाटा टाइप्स की टाइप्स जो हैं हमारे पास दो हैं, जिनमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड डाटा टाइप है और एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। स्टैंडर्ड डाटा टाइप आपकी वो डाटा टाइप होती है जो लैंग्वेजेस के अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है। इनके एग्जांपल में हमारे पास इंट है, फ्लोट है और चार आते हैं। जबकि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप वो है जिसको आपका एक यूज़र जो है अपनी मर्जी के मुताबिक डिफाइन करता। डाटा टाइप्स फॉर इंटीजर्स, इंटीजर डाटा जो है ये वो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं जिनके अंदर ना तो कोई डेसिमल पॉइंट आ सकता है, ना ही कोई फ्रैक्शन आ सकती है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास 10 है, 5 है और -1 है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा टाइप्स हैं, जिनमें हमारे पास इंट है, शॉर्ट है, अनसाइंड है, लॉन्ग है, अनसाइंड लॉन्ग है। आपके पास इंट, शॉर्ट और अनसाइंड जो है ये तीनों मेमोरी के अंदर दो दो बाइट्स मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग जो है ये मेमोरी के अंदर चार चार बाइट्स जो है उनको ऑक्यूपाई करते हैं। इनके अंदर जो जो रेंज ऑफ वैल्यूज हम एंटर कर सकते हैं, ये स्टोर कर सकते हैं, वो आपके पास इस टेबल के अंदर गिवन है। डाटा टाइप्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये वो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं जिनके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है या फिर कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है। इनको हम रियल टाइप डाटा भी बोलते हैं, और इनके अंदर पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं और नेगेटिव न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं। एग्जांपल में हमारे पास 10.5 है, 5.3 है, -10.91 है। ये सारे के सारे आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं उनके अंदर फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है। उसके बाद इन तमाम टाइप्स की प्रिसीजन को देखते हैं। आपके पास जो फ्लोट है उसकी प्रिसीजन अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक है, डबल की प्रिसीजन जो है अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस तक है, जबकि लॉन्ग डबल की अप टू 19 डेसिमल प्लेसेस तक है। फ्लोट जो है मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, डबल जो है मेमोरी के अंदर 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, जबकि लॉन्ग डबल मेमोरी के अंदर 10 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। और इनके अंदर जिस रेंज के अंदर वैल्यूज हम स्टोर करवा सकते हैं वो आपके पास टेबल के अंदर यहाँ पे गिवन है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ कोई वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो अकर हो सकती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओवरफ्लो, ये प्रॉब्लम उस टाइम अकर होती है जब हम किसी वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन करते हैं जो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज़्यादा होती है। सिमिलरली अंडरफ्लो आपका उस टाइम अकर होता है जब हम किसी वेरिएबल को इस तरह की वैल्यू असाइन करते हैं जो कि उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से लेस होती है। अरिथमेटिक ओवरफ्लो, ये उस टाइम अकर होती है जब हम टू वेरी लार्ज नंबर्स के ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं।
अरिथमेटिक अंडरफ्लो, ये उस समय अकर होती है जब हम दो बहुत ही छोटे नंबर्स के ऊपर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। कैंसिलेशन एरर, ये उस समय अकर करता है जब हम एक बहुत बड़े नंबर और एक स्मॉल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के ऊपर आपस में कोई डाटा मैनिपुलेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। डाटा टाइप्स फॉर करेक्टर्स, ये डाटा टाइप जो है करेक्टर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेमोरी के अंदर करेक्टर्स जो हैं 1 बाइट, 2 निबल या 8 बिट्स की मेमोरी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। इनको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं हमेशा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, एक्स है, एस है या हैश सिंबल है। करेक्टर्स को हम आपस में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई या कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम ऑपरेशंस के दरमियान हम उसके आस्की कोड्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू है हमारे पास, वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन, ऑप्शन अल्फा में है हमारे पास रैम, ऑप्शन बीटा के अंदर रोम है, ऑप्शन चार्ली के अंदर हार्ड डिस्क है, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं किसके अंदर, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है हमारे पास अल्फा है, दैट इज रैम। क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल्स जितने भी टाइप्स के हैं वो सारे के सारे रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं और ये हमेशा टेम्परेरी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं जिनको हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। ऑप्शन अल्फा में है ए डॉट, ऑप्शन बीटा के अंदर डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखा हुआ है, ऑप्शन चार्ली के अंदर अपॉस्ट्रोफी के अंदर 6 है, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट के हवाले से पूछा गया है कि इन तमाम में से वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट कौन सा है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं उनको अपॉस्ट्रोफी के अंदर इनक्लोज किया जाता है। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली बनता है, दैट इज 6 इनक्लोज इन अपॉस्ट्रोफी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, इट मीन्स दैट, ऑप्शन अल्फा में है एवरी प्रोग्राम मस्ट बी कंपाइल्ड बिफोर एग्जीक्यूशन, ऑप्शन बीटा में है एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज बीइंग यूज्ड, ऑप्शन चार्ली के अंदर है द वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑल्सो डिफाइंस द वेरिएबल, ऑप्शन डेल्टा के अंदर है सफिशिएंट डाटा टाइप्स आर अवेलेबल टू मैनिपुलेट ईच टाइप ऑफ डाटा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमें बताया गया है कि सी जो है एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है और उसका मतलब हमसे पूछा गया है। एक्चुअली ये सी लैंग्वेज की एक प्रॉपर्टी है जो कि ये डिफाइन करती है कि आपके पास अगर कोई वेरिएबल है और आप उस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको पहले डिक्लेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर बीटा बनता है जो कि इसकी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज बीइंग यूज्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बिगिन विद आ, ऑप्शन अल्फा पे नंबर है, ऑप्शन बीटा के ऊपर अंडरस्कोर है, ऑप्शन चार्ली में अपर केस लेटर है, जबकि डेल्टा के अंदर लोअर केस लेटर है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा गया है कि वेरिएबल नेम्स को किस चीज़ के साथ बिगिन नहीं किया जा सकता। तो हमें पता है कि हमारे पास जो डिफरेंट रूल्स हैं वेरिएबल नेम्स को असाइन करने के या डिफाइन करने के, उनमें यह है कि पहला करेक्टर जो है, पहला करेक्टर या तो कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, और अल्फ़ाबेट जो है अपर केस के अंदर भी हो सकता है और लोअर केस के अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा ना तो उसके अंदर कोई ब्लैंक स्पेसेस आ सकती हैं और ना ही कोई स्पेशल सिंबल जो है उसके अंदर यूज़ हो सकता है। सिमिलरली ना ही उसके अंदर कोई कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म के कोई नंबर जो हैं वो भी वेरिएबल नेम्स के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो अगर इन रूल्स के हिसाब से हम अपनी ऑप्शंस को देखें तो उसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो अल्फ़ा बनता है, दैट इज़ नंबर्स, क्योंकि नंबर्स को हम अपने वेरिएबल नाम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट हैपेंस व्हेन द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ डाटा टाइप। ऑप्शन अल्फा में है हमारे पास ओवरफ्लो, ऑप्शन बीटा के अंदर है लॉजिक एरर, ऑप्शन चार्ली के अंदर है सिंटेक्स एरर, जबकि डेल्टा के अंदर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि उस टाइम क्या होता है जब आपके पास किसी कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है वो एक्सीड कर जाता है उसकी कैपेसिटी ऑफ डाटा टाइप के साथ। तो उसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ओवरफ्लो है। उसका रीज़न ये है कि ओवरफ्लो एक प्रॉब्लम है, ये उस टाइम अकर होती है जब आपके पास किसी वेरिएबल की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से बड़ी वैल्यू जो है वो आप उसके अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं। जबकि लॉजिक एरर जो है ये पुअर प्रोग्रामिंग लॉजिक की वजह से होता है, और सिंटेक्स एरर जो है ये आपके सिंटेक्स के अंदर जो भी हम मिस्टेक्स करते हैं उसकी वजह से होता है। ओवरफ्लो जो है, ओवरफ्लो एक प्रॉब्लम है और बाकी जो तमाम है वो प्रोग्रामिंग एरर्स हैं। और क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन की बात की जा रही है तो इट मीन्स कि लॉजिक एरर और सिंटेक्स एरर यहाँ पे ऑप्शन जो हैं गलत हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ऑप्शन अल्फा में हमारे पास इंट मार्क्स है, ऑप्शन बीटा के अंदर इंट ए बी सी है, ऑप्शन चार्ली के अंदर डबल सैलरी है, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि इनमें से वो कौन सी वैलिड स्टेटमेंट है फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो हमें पता है कि हमारे पास जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो पहले हम उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, नाम लिखते हैं और उसके बाद सेमी कॉलन से उसको एंड कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर करना हो तो हम उसको कॉमा के साथ सेपरेट भी करते हैं। तो अगर इस सिंटेक्स को देखा जाए तो हमारे पास ये जो तीनों की तीनों ऑप्शंस हैं ये सारी की सारी वैलिड स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर इंट जो है ये भी एक डाटा टाइप है, बीटा ऑप्शन के अंदर जो इंट है वो भी डाटा टाइप है, जबकि चार्ली के अंदर जो डबल है वो भी एक डाटा टाइप है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो डेल्टा बनता है, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।